गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को शुरू करें। चलिए आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं खनिज, मिनरल्स, है ना। क्या है मिनरल्स? हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा था? सेल पढ़े थे ना, रॉक्स। हाँ, तो जो रॉक्स पढ़ी थी उसी में क्या था? मिनरल्स थे। तो वहीं से टॉपिक है मिनरल्स, खनिज। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर, कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर। चलिए थोड़ा लिख लेते हैं फिर समझते चलते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन हो, वो क्या है? खनिज है, वो मिनरल है ना। प्राकृतिक रूप से लेकिन प्राप्त होता हो। प्राकृतिक रूप से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह के अंदर, ठीक है। पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और रासायनिक संगठन से क्या तात्पर्य है? केमिकल कंपोजिशन से, कि जो खनिज है प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है, कौन कौन से रासायनिक तत्व उसमें मौजूद हैं, उनकी मात्रा क्या है, परसेंटेज क्या, उनका अनुपात क्या है, परसेंटेज नहीं, उनका अनुपात क्या है ना। जिससे तय होता है क्या? वो जो मिनरल है उसका रंग, आकार, बहुत सारी चीजें उससे तय होती हैं। किससे? रासायनिक संगठन से। स्पष्ट है? जैसे आप सभी घर में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि घर में खाने में एक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, यदि वो ना डाला जाए तो खाना हमें क्या? फीका फीका लगता है। क्या है वो? नमक। क्या है? नमक। और ये क्या है? खनिज है। नमक एक खनिज है। नमक, सॉल्ट, क्या कहते हैं इसको? इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। या फिर आपको याद होगा, आप पेंसिल से लिखते हैं, अभी भी हो सकता है इस्तेमाल करते हो, है ना। तो पेंसिल में जिससे आप लिखते हैं वो क्या है? ग्रेफाइट है, ठीक है। वो भी खनिज है। तो हमारे आसपास आम जीवन में बहुत कुछ है जो क्या है? खनिज है, उससे बनी हुई धातुएं हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का प्रतीक क्या है? Na, सिंबल क्या है? Na। और क्लोराइड का Cl। ये दोनों मिलकर, सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो जो नमक हम खा रहे हैं वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। प्रतिदिन भोजन में इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल। आगे बढ़े। जो खनिज है, खनिज कहाँ है आपको पता चल गया। ये जो खनिज है ये सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है ना। सभी जगह एक समान रूप में नहीं पाया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है, या फिर सेल समूह, जो रॉक्स के जो समूह होते हैं, चट्टान होते हैं, उनमें संकेंद्रित होता है, इकट्ठा होता है, बहुत ठोस होता है, एक ठोस परत होती है। तो सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता। वितरित मतलब वितरण उसका नहीं है, फैलाव नहीं है, कि एक स्थान पर, जैसे अगर हम इसे क्या मान लें? विश्व मान लें। इस बॉक्स को क्या मान लें? विश्व मान लें।
तो ऐसा नहीं है कि सभी खनिज, जितने भी खनिज हैं वो सभी खनिज एक साथ एक समान तरीके से पूरी जगह पर क्या हो, फैले हुए हों। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ खनिज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक बड़ी मात्रा में, या फिर कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे, तो वो क्या है, अलग अलग हैं। और कुछ चट्टानों के रूप में भी हैं, शैल समूहों में उनका संकेंद्रण है। तो कुछ इस तरह से है। चट्टान जानते हैं आप, रॉक्स, शैल कितने तरह की होती है? 7th क्लास में हमने पढ़ा था। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, है ना? बिल्कुल। तो इन चट्टानों में, इन शैल में क्या खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिए। शैल समूहों में खनिज संकेंद्रित या एकत्रित रहते हैं। ठीक है, शैल समूह क्या है? वह ठोस परत चट्टान जो पृथ्वी की सतह या भीतरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, और शैल आप पहले से जानते हैं कितने तरह की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो ये क्या है? शैल हैं, रॉक्स हैं, जिनमें खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो आपने जाना पृथ्वी की सतह पर या कुछ शैल समूहों में संकेंद्रित होता है, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तक हम आसानी से पहुंच भी नहीं सकते। क्या होते हैं? कुछ खनिज ऐसे होते हैं या ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, है ना? जैसे ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है? जैसे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, महासागर कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। याद है? बिल्कुल। आर्कटिक महासागर किस दिशा में स्थित है? उत्तर। मैप याद है ना? मैं आपको बनाकर बता चुकी हूं। जैसे कि आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इन स्थलों पर, इन क्षेत्रों तक पहुंचना क्या है? बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो एक तो हो गया महासागर और दूसरा महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं? 7। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, है ना? उनमें से एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, जहां पर पहुंचना क्या है? बहुत ही मुश्किल कार्य है, और पहुंच भी गए तो वहां से खनिज को निकालना उससे भी बड़ा जोखिम का कार्य है। जोखिम भी और खर्चीला भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज बिना किसी, कैसे बनते हैं ये खनिज? खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। कैसे हस्तक्षेप होगा? आपने सेल देखी थी ना, कैसे निर्माण होता है? क्या उसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप होता है? नहीं होता है। तो बिना किसी मानवीय
हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा खनिजों का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रक्रियाओं द्वारा खनिज निर्मित होते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपने जाना, क्या जाना? प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। खनिज के संदर्भ में आपने ये भी जाना कि इनका एक अपना रासायनिक संगठन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें कौन सा खनिज है। ठीक है, कौन सा तत्व है उस खनिज में, क्योंकि कई बार जो खनिज होते हैं उनमें कई सारे तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग करना पड़ता है। उनका जो अनुपात है उस संदर्भ को देखना होता है, हमें अपने उपयोग में किस तरह से उसे लेना है। तो खनिजों का जो भौतिक गुण है, क्या? भौतिक गुण। खनिजों का जो भौतिक गुण है उसके आधार पर खनिज पहचाने जाते हैं। क्या है भौतिक गुण? खनिज का रंग, घनत्व, उस मिनरल का रंग क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, कठोरता क्या है, और रासायनिक गुण क्या है उसके, उस खनिज तत्व के रासायनिक गुण क्या है, साथ में विलेयता। इसके आधार पर खनिज क्या होता है? पहचाना जाता है। ये कौन सा खनिज है, इन बातों के आधार पर ये, या फिर भौतिक गुण के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है। 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन 100 अयस्क, 100 और खनिज समझे जाते हैं या माने जाते हैं। कितने? 100। पहचान तो लगभग 2800 से ऊपर की होगी, है ना। चलिए खनिजों के प्रकार की बात कर लें। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? यदि संरचना के आधार पर देखें, किसके? संरचना के आधार पर, तो खनिज कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक। ठीक है। मेटेलिक धात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें क्या होती है? धातु होती है। अब धातु क्या होती है, या फिर और सरल करें तो धात्विक खनिज वे खनिज भी कह सकते हैं आप जिन्हें पिघलाकर, ऐसे खनिज जिन्हें पिघलाकर धातु प्राप्त की जा सके, है ना, पिघलाकर या किसी अन्य रासायनिक विधि के माध्यम से। और धात्विक खनिज है तो वो मेटल जरूर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो धातु ही है। किस रूप में होते हैं धात्विक खनिज? कच्चे रूप में, कच्चे रूप में होते हैं। ठीक है। और जो धातु होता है वो कठोर पदार्थ है। धात्विक खनिज क्या होगा? कठोर पदार्थ होगा। साथ ही धातु की विशेषता क्या है? धात्विक खनिज की विशेषता क्या है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत को जाने देती हैं, धातु अपने से जाने देती है। ठीक है। और इनमें धातु जो होती है उनमें चमक भी होती है, धातु चमकती रहती है। द्युति, हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं द्युति। जैसे कि कौन कौन सी धातुएं जो है मेटलिक खनिज या धात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगी? जैसे कि लौह अयस्क, है ना, आयरन ओर। क्या आपने जाना अभी कि कच्चे रूप में मिलता है, अयस्क रूप में।
आयरन ओर, बॉक्साइड खुद अयस्क है, मैग्नीज अयस्क है ना, ये सब क्या है, धातुएं हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क, ये सब धात्विक खनिज हैं। खुद धात्विक खनिज भी, ये जो धात्विक खनिज के गुण हैं, ये धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार? लौह धातु और अलौह धातु, है ना। फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। लौह धातु है तो लोहा तो अवश्य होगा, इसीलिए उसे लौह धातु कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत आएंगे लौह अयस्क सबसे पहले तो, क्योंकि उसमें आयरन है, और मैंगनीज और क्रोमाइट, ये सब खनिज ही हैं। ऐसा ना हो कि आप खनिज पढ़ते पढ़ते कुछ और समझने लगे, ठीक है। फेरस मिनरल्स क्या होती हैं? ये काली धातुएं होती हैं। आपने लोहा देखा है ना, कालापन रहता है उसमें, हाँ, तो ये काली धातुएं होती हैं। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क किससे प्राप्त करते हैं? लोहा किससे प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से, ये हम आगे पढ़ेंगे। अलौह धातु की बात करें तो इसमें क्या होगा? वे धातुएं जिसमें लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता है ना, वे धातुएं इसके अंतर्गत आएंगी। कौन सी हैं वो धातुएं? वो धातुएं हैं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये क्या है? अलौह धातुएं हैं, लेकिन धात्विक खनिज के अंतर्गत हैं ये मेटेलिक मिनरल्स, धातु ही हैं। सोना, चांदी, तांबा, सीसा। सोना हम पहनने में भी इस्तेमाल करते हैं, चांदी भी पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है। तांबे का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है? धातु है, लेकिन इसमें आयरन नहीं है, ठीक है। ये इसका अंतर है। लौह धातु में लोहा उपस्थित होगा, अलौह धातु में लोहा उपस्थित नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये धातु नहीं है, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत ही आएंगी। क्या? सोना, चांदी, तांबा। तो आप देख रहे हैं सोना चांदी तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं बहुत आसानी से, आभूषण के तौर पर कितना उपयोग किया जाता है। तो वो उन्होंने क्या पहना हुआ है? घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है? पुरुष भी वैसे पहनते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ बहुत, धातु, है ना, धात्विक खनिज। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी इस संदर्भ में, अधात्विक खनिज में, कि ये धातु नहीं है, धातु मेटल नहीं है ना, मेटल नहीं है। अधात्विक खनिज, इनके गुण क्या होंगे? इनमें चमक नहीं होगी, चमकीले नहीं होंगे, और ऊष्मा और विद्युत के लिए क्या होंगे? सुचालक नहीं होंगे, है ना। हल्के और नाजुक होते हैं, धातु के गुण नहीं होंगे। इसके अंतर्गत क्या आएगा? और
अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन से खनिज आएंगे? जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर किसका उपयोग, इस चूना पत्थर से क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। या फिर अभ्रक, ये क्या है? नॉन मेटेलिक है। अभ्रक बिजली के उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है। जिप्सम, जिप्सम जानते हैं? जब कभी चोट लग जाती है खास करके हड्डी में, तो आपको एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना? वही है जिप्सम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? अधात्विक खनिज है, इनमें धातु नहीं है। इसके अतिरिक्त अधात्विक खनिज क्या है? जैसे कि खनिज ईंधन। आप के घर में कोई ना कोई बाइक या कार या कोई ना कोई वाहन जरूर चलाता होगा, या ना किसी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसी ना किसी वाहन का प्रयोग करते हैं ना। तो क्या इस्तेमाल होता है? वो किससे चलता है? पेट्रोल या डीजल से। तो क्या है? ईंधन है। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या है? अधात्विक खनिज है, मिनरल्स है। और कोयला, कोयला का प्रयोग तो हम बड़े पैमाने पर करते हैं। बिजली बनाने में भी कोयले का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। और इसके अतिरिक्त हर दिन प्रतिदिन हम खाने में जो उपयोग करते हैं वो क्या है? सबसे पहले हमने जाना था नमक। ये क्या है? अधात्विक खनिज है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? खाद्य और रसायन उद्योग में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खनिज, जो हमने जाना कि खनिज कैसे, क्या जाना? कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये जाना, है ना? अब हम जानते हैं कि ये जो खनिज हैं इन्हें कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे निकालते हैं? इसकी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? खनन, खनन के माध्यम से निकाला जाता है। प्रवेधन और आखनन। खनन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइनिंग। प्रवेधन क्या है? ड्रिलिंग। और आखनन क्वेरिंग, है ना? इन 3 विधियों से खनिज को निकाला जाता है। खनन क्या है? खनन एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हम खनन को देख रहे हैं। खनन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के अंदर की परतों में, सैल जो होती हैं, चट्टानों में खनिजों को खोद कर, चट्टानों से खनिजों को सैलों से खोद कर निकाला जाता है। वही क्या है? खनन है। वही खनन है। सबसे पहले तो खनन देख लेते हैं। खनन क्या है? एक प्रक्रिया है। लिख लेते हैं, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पृथ्वी के नीचे या सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर सैलों से खनिजों को खोद कर बाहर निकाला जाता है। कैसे? खोद कर बाहर निकाला जाता है। तो खनन क्या है? खनन एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं, यदि खनिज कम गहराई में हो। खनन क्या है? एक प्रक्रिया है। अब हम इसके कुछ बारे में आगे जान लेते हैं। यदि खनिज, मिनरल पृथ्वी की सतह में कम गहराई में हो, क्या हो? खनिज कम गहराई पर हो, ज्यादा गहराई नहीं है, कम गहराई में हो, तो क्या करेंगे?
जमीन की ऊपरी सतह को हटाकर खनिज को निकाल लिया जाएगा। जमीन की ऊपरी सतह को हटाकर निकाला जाएगा। ये क्या है? माइनिंग है ना, खनन है। जमीन की ऊपरी सतह, इसको आप लिख सकते हैं पृष्ठीय सतह। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जमीन की ऊपरी सतह को या पृष्ठीय सतह को हटाकर, खनिज कम गहराई में है, हटाकर जब निकालते हैं उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग, है ना। या फिर इसका दूसरा नाम है सरफेस माइनिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? विवृत खनन। क्या कहेंगे? विवृत खनन। तो किसी भी नाम से पूछा जाए आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। या फिर खुली सतह खनन, हिंदी में इस तरह से भी आ सकता है, खुली सतह खनन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी की सतह से सीधे ऊपर से खोदकर इसे निकाला जाता है ना। और ऐसी ओपन कास्ट माइनिंग ऊपर की सतह से खोद करके निकालते हैं। ऐसा किस में करते हैं? किस खनिज के लिए? ज़्यादातर यदि उदाहरण हमें देखना हो तो कोयला। कोयला निकालने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है। ठीक है, यदि किसी को यहाँ पर लग रहा हो कि ये विवृत क्या है, तो वि और व्रत, यहाँ मैं हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन नाम को लेकर थोड़ा सा बस स्पष्ट कर रही हूँ। व्रत ढका हुआ, और वी क्या है? वी सबसे पहले तो एक उपसर्ग है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? एक तरह से नहीं। ठीक है, ना के संदर्भ में है। तो जो ढका हुआ ना हो, क्या हो जाएगा? जो ढका हुआ ना हो। तो क्या होगा? जो चीज ढकी हुई नहीं है वो क्या है? खुली हुई। है ना, यही तो कह रहा है विवृत, खुली हुई, ओपन कास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जाना यदि खनिज कम गहराई पर हो, लेकिन यदि खनिज अधिक गहराई पर हो तब क्या होगा? यदि खनिज अधिक गहराई में हो, है ना, तो क्या करेंगे? शाफ्ट माइनिंग। इसे अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक डीप, एक बड़ा गड्ढा करते हैं सीधे जमीन के अंदर, सतह के अंदर खड़ा गड्ढा किया जाता है। शाफ्ट, कूप, कुएं के जैसा होता है ना, कुएं के जैसा एक गड्ढा बड़ा किया जाता है सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर, उसे ही शाफ्ट कहते हैं। आप इसे कूपक लिख सकते हैं हिंदी में, कूपक। क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी? जब गहराई में हो मिनरल्स, खनिज, तो डीप बोर किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे तो गहन वेधन। ठीक है, और सरल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सतह से सीधा एक गहरा छिद्र बनाया जाता है।
कितना बड़ा? कूपक जितना, कुएं की जितना, है ना, कूपक जितना। किस लिए? खनिजों तक पहुंचने के लिए, खनिजों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अधिक गहराई में है खनिज तो सॉफ्ट माइनिंग करेंगे, और कम गहराई में है तो ओपन कास्ट माइनिंग। स्पष्ट हो गया? चलिए आगे बढ़े। क्या है? ड्रिलिंग। खनिजों को और कैसे निकालते हैं? ड्रिलिंग करके निकालते हैं। प्रवेधन, ड्रिलिंग। इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें भी छेद ही किया जाता है सतह में, छेद। इसमें, इस प्रक्रिया में भी छेद ही किया जाता है। ठीक है, छिद्र। कैसे? धरातल के नीचे, धरातल के नीचे, सतह के, पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे छेद किए जाते हैं, ताकि खनिज को निकाला जा सके। काफी गहरे छिद्र करने पड़ते हैं इस प्रक्रिया में, ताकि खनिज को निकाला जा सके, है ना। इस प्रक्रिया से कौन से खनिज निकाले जाते हैं? ड्रिलिंग माध्यम से, ड्रिलिंग प्रक्रिया से, प्रवेधन की प्रक्रिया से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये ड्रिलिंग के माध्यम से निकाले जाने वाले खनिज हैं। और एक और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खनिज जो है निकाले जाते हैं, वह है आखनन। क्या है? आखनन। इंग्लिश में क्या है? क्वेरिंग। इसमें क्या होता है? सतह के निकट, पृथ्वी की सतह के निकट यदि खनिज है तो जिस प्रक्रिया से खोद कर उसे अगर निकाला जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? खनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव के आसपास कोई पहाड़ी हो, है ना, और उस पहाड़ी से खनिज निकालना हो तो क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे ना, वही है आखनन। पहाड़ी पर भी हो सकता है और सतह के अंदर भी हो सकता है, लेकिन वो पृथ्वी के सतह के निकट हो। ठीक है, सतह के निकट, ये याद रखना है। सतह के निकट स्थित खनिज जिस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनरल्स का। हमने जाना जो खनिज हैं वो सतह पर, पृथ्वी की सतह पर एक समान वितरित नहीं है ना। तो उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वितरण देखेंगे कि किस तरह से उसका वितरण है। खनिजों का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। आप सभी को शैल याद है? मैंने क्लास शुरू करते समय ही आपको शैल रॉक्स के बारे में याद दिलाया था। हमने शैल पढ़ा था, रॉक्स पढ़े थे, जिसके अंतर्गत 3 तरह की रॉक्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? आग्नेय, इग्नेयस रॉक्स, और अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित मेटामार्फिक रॉक्स। याद है? चलिए, इसे याद रखना है।
क्योंकि इसी में क्या है, खनिज पाए जाते हैं। कैसे, क्लास 7th से ये कनेक्ट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। बात करें धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज कौन से सेल में पाए जा रहे हैं? आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, है ना। जो बहुत विशाल पठार आप देखते हैं, वो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा हमारा तिब्बत का पठार ही है ना, जो एक विशाल पठार है। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क के भंडार हैं। कनाडा में आपको देखने को मिल जाएगा तांबा और निकल। दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकल, है ना, इस तरह से देखने को मिलेगा। वहीं आधात्विक खनिज की बात करें तो कौन सी रॉक्स में या चट्टानों में है या सेल में पाए जाएंगे? आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज पाए जाते हैं अवसादी सेल समूह में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेल समूह में पाए जाते हैं। तो ये कुछ डिवीजन है जिसे हमें ध्यान में रखना है। आधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है आप पहले ही जान चुके हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। याद है, अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, और मैं आपको बता चुकी हूँ जीवाश्म क्या है। चलिए वितरण जानते हैं। बात करें, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हम महाद्वीपों में कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उसको जानने वाले हैं। किस महाद्वीप में कौन सा खनिज ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, उनके नाम बस जानने वाले हैं। इस तरह से हम इसका क्या जानेंगे? वितरण जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया की बात कर लें। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में चीन है, भारत है, यहाँ पर लौह अयस्क निक्षेप या डिपॉजिट बहुत है। कहाँ? एशिया में। विश्व का आधे से अधिक टिन एशिया उत्पादित करता है। विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। कौन? एशिया। टिन की बात करें तो कौन से देश होंगे एशिया में? अच्छा, एशिया में बहुत, एशिया अपने आप में बहुत बड़ा भाग है ना। भारत किस एशिया में स्थित है? एशिया के किस भाग में? जैसे कि पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, बात यहाँ टिन की जा रही है। टिन भी एक धातु है। तो ये चीन, मलेशिया, आप ये जो नाम मैं लिख रही हूँ, ये घर में आप उठाइएगा एटलस और ये देखिएगा कि ये जो देश है ये कहाँ पर स्थित हैं। टिन के उत्पादन में ये देश क्या है? अग्रणी हैं। एशिया में इसके अतिरिक्त क्या मिलेगा? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता। नाम से परिचित हो रहे हैं ना? थोड़े अलग भी लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तांबा और जस्ता। वहीं बात करें यूरोप की, यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप में लौह अयस्क का, यूरोप जो है वो लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी क्या है? उत्पादक है। लौह अयस्क की यूरोप में भी रूस और
यूक्रेन, आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का इस समय क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है ना। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क के विशाल डिपॉजिट हैं, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट हैं। लौह अयस्क के विशाल डिपॉजिट हैं। ठीक है, बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। किसकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो 3 क्षेत्रों में मिलते हैं। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में जो खनिज पाए जाते हैं वो 3 क्षेत्रों में मिलते हैं। कौन से 3 क्षेत्र? एक, कनाडियन सील्ड प्रदेश, ठीक है। दूसरा, अपलेशियन प्रदेश। तीसरा, पश्चिम की पर्वतमालाएं। उत्तरी अमेरिका की पश्चिम में पर्वतमालाएं हैं, वो क्षेत्र है ना, पश्चिम की पर्वतमालाएं। देखते हैं कनाडियन सील्ड प्रदेश जो है, यहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं? लौह अयस्क, निकेल, सोना है, सोना भी धातु है ना, यूरेनियम, यूरेनियम का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और तांबा। अपलेशियन प्रदेश से बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त करता है अमेरिका, और जो पश्चिम की पर्वतमालाएं हैं यहाँ से तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सोना है और चांदी है। ये सब बड़ी मात्रा में इसके निक्षेप मिलते हैं, है ना। आगे बढ़े, ये नाम मैं लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, देखना है बुक में। महाद्वीप आप अच्छी तरह से जानते हैं। बात करें दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका याद है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो लौह अयस्क, दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क के निक्षेप सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? ब्राज़ील में। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील क्या है, एक देश है। और अगर बात करें तांबे की, तांबा, कॉपर, वो कहाँ देखने को मिलेगा, किस देश में? दक्षिण अमेरिका के अंदर चिली और पेरू में अधिक निक्षेप मिलेंगे, इसके अधिक डिपॉजिट मिलेंगे, ठीक है। और अगर टिन धातु की बात करें तो ब्राज़ील और बोलिविया में, बोलिविया में। ठीक है, इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका से खनिज तेल भी बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। कहाँ से? वेनेजुएला से। आप इन्हें एटलस में ज़रूर देखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ये देश कहाँ पर स्थित हैं? अर्जेंटीना, चिली और पेरू। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका से सोना, चांदी, क्रोमियम, हीरा के भी विशाल डिपॉजिट मिलते हैं। हीरा के भी विशाल निक्षेप, डिपॉजिट मिलते हैं। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। वहीं यदि बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में खनिज संसाधनों का धनी है अफ्रीका महाद्वीप। खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, मिनरल्स
पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे हीरा, सोना, प्लैटिनम। इसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका महाद्वीप। और सोना की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग क्या करता है, उत्पादित करता है। और अफ्रीका से तेल बड़े पैमाने पर निकाला जाता है, कहाँ से, नाइजीरिया से, लीबिया से और अंगोला से, इन क्षेत्रों से निकाला। ये सब क्या है, खनिज है, ठीक है, क्या है, खनिज है। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अगला महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, जिससे क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम, है ना। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट जो खनिज है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम की ओर देखेंगे तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कूलगार्डी क्षेत्र हैं, जहां से सोने के सबसे बड़े डिपॉजिट देखे जाते हैं। सोना जानते हैं ना, गोल्ड, हाँ, सोने के सबसे बड़े डिपॉजिट या निक्षेप यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, विश्व स्तर पर हमने जाना महाद्वीप में कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। महाद्वीपों के अंतर्गत हमने इसका वितरण देखा है कि क्या है इसका वितरण। जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से किस किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं। किसी महाद्वीप पर कोई खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी महाद्वीप पर कोई दूसरा खनिज बहुत अधिक मिलता है और बाकी सारे कम हो जाते हैं। इसी तरह आपको देखने को पता चल गया ना कि जो खनिज का वितरण है वो क्या है, एक समान नहीं है। लास्ट, अंटार्कटिका, ये भी तो महाद्वीप ही है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप में ट्रांस अटलांटिक पर्वत से, कौन सा, अंटार्कटिक पर्वत से कोयला निक्षेप है। और अगर बात करें पूर्वी अंटार्कटिका की, तो पूर्वी अंटार्कटिका में एक पर्वत है, प्रिंस चार्ल्स पर्वत, जहाँ पर लोहे के निक्षेप, लोहे के डिपॉजिट हैं, आयरन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देख लिया कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर किस किस महाद्वीप पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं और महाद्वीप पर किस तरह से इनका वितरण है। अब बात करते हैं खनिजों के उपयोग की, कि ये जो मिनरल्स हैं इनका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम आप इन्हें। सबसे पहले तो हमने एक उपयोग तो सबसे पहले ही जान लिया था क्लास शुरू होते ही, क्या, एक खनिज जो कि आधात्मिक खनिज के अंतर्गत आएगा और प्रतिदिन हम इस्तेमाल करते हैं, क्या है, नमक, बिल्कुल सही, नमक है वो। इसके अतिरिक्त और क्या है, जैसे आभूषण है, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, ये सब हम जानते हैं, है ना, हम देखते हैं, पहनते हैं, या हमारे घर में मम्मी, हमारी बहनें पहनती हैं। तो ये सब क्या है, आध्यात्मिक
खनिज हैं। सोना, चांदी, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। नमक और धात्विक खनिज कौन से हैं वो भी आप जान चुके हैं। तो इनके उपयोग क्या हैं? एक उपयोग तो आपने अभी जाना, आभूषण के रूप में। खनिजों का उपयोग क्या है? आभूषण के रूप में, है ना? आभूषण के रूप में इनका उपयोग है, रत्न के लिए है। यदि लोहे की बात करें, लोहा, आयरन, उसकी बात करें तो स्टील बनाने में, इस्पात, स्टील को क्या बोलते हैं? इस्पात। स्टील बनाने में उपयोग है। स्टील बनाने में, निर्माण कार्य में उपयोग है लोहे का। निर्माण कार्य में कैसे? जैसे पुल बनाना है, घर बनाना है, मशीन बनानी है, तो इसमें किसकी ज़रूरत होगी? लोहे की, है ना? तो इसके कार्य में आवश्यकता होगी, तो ये उपयोग हो गया। बात कर ले तांबा धातु की। पहले तांबे के सिक्के भी चलते थे, ठीक है? तो सिक्के बनाने में, अब नहीं चलते हैं। सिक्के बनाने में, विद्युत तार बनाने में, तार भी तो तांबे का होता है, और मोटर बनाने में, ये उपयोग हैं तांबे का। तांबा अगर निकाला गया है, खनिज को, तांबा खनिज को निकाला गया तो उसका क्या यूज़ करेंगे? ये यूज़ हैं ट्रांसफार्मर बनाने में, ठीक है? वहीं अगर कंप्यूटर उद्योग की बात करें तो किसकी? कंप्यूटर उद्योग। कंप्यूटर उद्योग की बात करें तो कंप्यूटर में एक चिप इस्तेमाल होती है, सिलिकॉन चिप, है ना? उसे किससे प्राप्त करते हैं? क्वार्ट्ज से, ठीक है? सिलिकॉन किस खनिज से प्राप्त करते हैं? इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है? ये भी एक उपयोग है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन एक और उपयोग मैं आपको बता देती हूँ। एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, क्या है इसका उपयोग? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है एल्यूमिनियम का। हवाई जहाज में बहुत उपयोग है, बनाए जाते हैं ना हवाई जहाज में, एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त रसोई के बर्तन, कई बर्तन रसोई के होते हैं जो किससे बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। भवन निर्माण में भी इस धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं इन खनिजों के, ठीक है? तो ये खनिज, आपने खनिज के प्रकार भी समझ लिए, उनका वितरण भी समझ लिया, खनिज कैसे निकालते हैं आपने वो भी समझ लिया, और खनिजों का उपयोग भी समझ लिया। यहाँ तक कि आप खनिज क्या हैं ये भी समझ चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं खनिजों के संरक्षण की। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि हमें खनिजों का संरक्षण करना क्यों है, क्या जरूरत आन पड़ी हमें खनिजों का संरक्षण करने की। खनिजों का संरक्षण, अगली हेडिंग है खनिजों का संरक्षण। तो आपको याद होगा, आपने क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था संसाधन, याद है? जिसमें आपने संसाधन पढ़ने के क्रम में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पढ़े थे, है ना? तो आपको जानना होगा जो खनिज हैं वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन हैं। क्या होते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन? ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं, ठीक है? जल्दी से वो भरते नहीं, रिचार्ज नहीं होते हैं। उनको रिचार्ज होने में आप कह सकते हैं बहुत समय लग जाता है। बहुत समय कितना? हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है? तो पहले वो बनेंगे, फिर उनका संचयन होगा, तो इसमें बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसीलिए हमें खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, ठीक है? इसीलिए खनिजों का संरक्षण करना है। अनवीकरणीय संसाधन निर्माण और संचयन में क्या होता है? हजारों वर्ष
लगते हैं, वर्ष लगते हैं। ठीक है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। ठीक है। मानवीय उपभोग की दर जो है, हम जिस तेजी से उपभोग कर रहे हैं खनिजों का, उसकी तुलना में जो खनिज के निर्माण की दर है, बनने की दर है, वो क्या है, बहुत ही धीमी है। इसलिए हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, खनिजों का संरक्षण करना है। कैसे करेंगे लेकिन, खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, कैसे? खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना होगा। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना होगा या घटाना आवश्यक है ना? कैसे घटाएंगे? खनन की प्रक्रिया में जो बर्बादी हो रही हो, उसे कैसे घटाया जाएगा? जो संसाधन हैं, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना, कचरे को कम करना, कचरे को कम करना और पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को बढ़ावा देना। पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को बढ़ावा देना, है ना? धातुओं का पुनर्चक्रण यदि करेंगे, पुनरुपयोग करेंगे, तो खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। धातुओं का पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को बढ़ावा देकर खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, बचा सकते हैं। क्यों बचाना है आपने जान लिया। ओके, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में मिलते हैं, इसके दूसरे भाग में शक्ति संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।